आपको हिटलर पता होगा, आपको फिर वर्ल्ड वार 2 भी पता होगा, फिर आपको ये भी पता होगा 1941 में जापान ने सरेंडर करने के बजाय हमला कर दिया अमेरिका के पर्ल हार्बर पर, जिसके बाद अमेरिका ने ऑफिशियली अपने आप को वर्ल्ड वार 2 का हिस्सा घोषित कर दिया था। और आपको जरूर पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे। 6 अगस्त 1945 टाइम 8:15 2 परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी में। देखो, फिर भी जापान ने सरेंडर करने के बजाय अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखी थी वर्ल्ड वार 2 में। एक तरफ से सोवियत संघ ने हमला कर दिया था, जहां पर जापान का हारना लगभग तय हो चुका था, लेकिन 6 अगस्त के तीसरे दिन बाद दूसरा परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम था फैट बॉय। और अब की बार ये बम गिराया गया था नागासाकी पे। इस फैट मैन ने जापान की कमर तोड़ दी, पूरी तरह से शहर को बर्बाद कर दिया। दोनों बम गिरे उस टाइम मौतों की दर लगभग 1,20,000 थी, लेकिन इसके 1 महीने बाद जो इनके रेडिएशन से मरे थे वो 1 लाख और बढ़ गई, मतलब 2,20,000 करीब ये अमाउंट हो गया लोगों का। और ये बम गिराते के साथ ही जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वार 2 वहां पर खत्म हो गया था। और यहाँ तक आपको बात पता हो गई, लेकिन आपको पता है एटॉमिक बम का निर्माता कौन था? इस बम का सूत्रधार कौन था? हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द एटॉमिक बम? तो जवाब है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है मेरे चैनल पर फिल्मी रेड पे। रिव्यू का रेड मारते हैं फिल्म ओपेनहाइमर पर। इस आदमी ने अमेरिका को दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम दिया। फिल्म का प्लॉट है सिलियन मर्फी एज ओपेनहाइमर, अमेरिका का साइंटिस्ट। ये वो आदमी था जिसने गीता को समझने के लिए संस्कृत भी सीख डाली थी और इसके दिमाग में एक शब्द घर कर गया था। जब विष्णु जी विश्व रूप लेते हैं अर्जुन को दिखाने के लिए और बोलते हैं कि अब मैं मौत बन चुका हूँ, Now I am become a death destroyer of the world। इस आदमी ने विश्व रूप का जब वर्णन पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि भाई जो उनका विश्व रूप था देखने में कैसा था। देखने में अर्जुन देख पाया था और भीष्म पितामह देख पाए थे। और उनका रोशनी कैसी थी? रोशनी भैया ऐसी थी कि सूर्य का 1 लाख गुना ज़्यादा चमकदार। वहाँ से ये बंदा इंस्पायर्ड हुआ, इसने बना डाला एटॉमिक बम। तो फिल्म का लगभग 75% यहीं पर फोकस करती है उसके प्रोसेस पे, उसके प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन पे कि ये परमाणु बम निर्माण कैसे हुआ। ये फिल्म फोकस करेगी एक साइंटिस्ट के ओपेनहाइमर बनने तक का सफर, फिर उसके ओपेनहाइमर बनने के बाद उसके झूठों केसे में फंसा के उसको डिफेम करने तक का सफर। ये फिल्म वो सारे इमोशंस दिखाएगी। एक आदमी जो एक ऐसा एटम बम बना देता है जिसके बनने के बाद किसी देश पे गिराने के बाद लाखों बेगुनाह मारे जाते हैं, उसके बाद का पछतावा, अपने आप को उसके गुनाहगार मानना, वो गिल्ट, किसी देश के पूरी सिविलाइजेशन को नष्ट करने वाला आदमी वो है ओपेनहाइमर। वो खुद को गिल्टी मानता है। इस फिल्म ने बहुत ही अच्छे से दिखाया है कि कोई साइंटिस्ट बनने से पहले एक थ्योरिस्ट होता है। वो थ्योरिस्ट होता है, अपनी थ्योरी बेचता है लोगों को, और वो साइंटिस्ट अपने थ्योरी से वो साइंटिस्ट बनता है। आपने आर माधवन की रॉकेटरी साइंटिस्ट देखी होगी, कैसे उस बंदे को मिसाइल बनाने के बाद उसको प्रताड़ित किया जाता है अपने गवर्नमेंट द्वारा। तो वहां भी ओपेनहाइमर के साथ कुछ ऐसा ही होता है। जी हाँ, अर्बन नक्सल सिर्फ भारत में नहीं होते, विदेशों भी होते हैं। इसके स्टार कास्ट सिलियन मर्फी एज ओपेनहाइमर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एमिली ब्लंट, जैक क्वाड द बॉय वाले और मैट डेमन। और यकीन मारो इन सारे स्टार कास्ट की जो एक्टिंग थी वो टॉप ऑफ द नॉच थी। स्पेशल सिलियन मर्फी का इस बंदे ने ओपेनहाइमर के कैरेक्टर को जिंदा कर दिया था यार। इसकी एक्टिंग, इसका एक्सप्रेशन, इसकी आंखों से एक्टिंग गजब ही था। इसकी हर जगह एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त थी। स्पेशल वहां जब एटॉमिक बम जापान पे गिरा दिया जाता है, इसके बाद लाखों लोग मर जाते हैं, इसके बाद इस ओपेनहाइमर के चेहरे पे वो बेबसी दिखाई देती है, वो मजबूरी दिखाई देती है, वो गिल्ट दिखाई देता है। बम के गिराने से वर्ल्ड वार 2 खत्म तो हो जाता है, लेकिन इस साइंटिस्ट के अंदर एक अपना अलग ही वॉर शुरू हो जाता है। वो गिल्ट का वार होता है जो उसके फेस एक्सप्रेशन से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। गजब की एक्टिंग कर रखी बंदे ने। अपने आयरन मैन भैया भी इसमें है, लेकिन पॉजिटिव शेड में नहीं, नेगेटिव शेड में। एक्टिंग बहुत ही गजब है, बहुत ही जबरदस्त है। तो फिल्म में अच्छा क्या था? फिल्म में अच्छा ये था ओपेनहाइमर साइंटिस्ट को नजदीक से जानने का मौका और एटॉमिक बम के प्रोसेस ओरिएंटेशन को अच्छे से दिखाया जाना। एक सीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जब वहाँ पर एटॉमिक बम का परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, तो फाइनल एक टेस्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो आखिरी टेस्ट होता है इस बम का। वहाँ पर सीन ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसा लगेगा बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आवाज़ नहीं आती, सब बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। बम फूट चुका होता है।
वहां पर आवाज आती है सिर्फ लोगों की सांसों की। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक लगा। इस सीन ने बहुत ही अच्छा थ्रिल क्रिएट कर दिया था उस टाइम पे। इसमें अच्छा क्या था और क्या अच्छा हो सकता था। देखो फिल्म ना एक टॉप ऑफ द नॉच पे पहुंच जाती है, एक बहुत ही शार्प एज पे पहुंच जाती है, लेकिन एक आइडल कंस्ट्रक्टिव एंड पे नहीं पहुंच पाती। इस हादसे को लगभग 60 साल हो गए, क्या किसी को इसका रिजल्ट नहीं मालूम था? तो वो रिजल्ट भी दिखा देते हैं, एक हैप्पी एंडिंग हो जाती। एक ऐसा बम जिसके गिराने से लगभग 2 लाख लोग मारे गए, जिसके बाद एक शहर की कमर टूट गई, जिसके बाद एक शहर एक शमशान बन गया। छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देते हैं कि भाई उसके गिरने से कितनी भयंकर वहां पर आग उठी, मशरूम बना, इसके बाद 2 लाख लोग मारे गए। ये सीन दिखाने से उस परमाणु बम की योग्यता पता लगती है कि कितना योग्य है, कितना विनाशकारी था। बाकी बात करें डायरेक्शन की, देखो क्रिस्टोफर नोलन का डायरेक्शन बहुत ही गजब है, इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये है कि इन सारे एक्टरों से एक अलग ही लेवल की एक्टिंग अपनी फिल्म में इन्होंने करवा दी है। तो दोस्तों फिल्म को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं फिर किसी में। तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।